दोस्तों, जब तक आप अपने क्षेत्र के बाकी किसान भाइयों से कुछ अलग नहीं करोगे ना सब्जियों की खेती में, तब तक सब्जियों की खेती से आप कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। बस काम चलाओ, काम चलता रहेगा, खर्चा आपका निकलता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक बाकी किसान भाइयों की, अपने क्षेत्र के बाकी किसानों की देखा देखी करके जब तक आप खेती करोगे, तब तक कोई ज़्यादा प्राइस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंडी भाव है ना, वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक दूसरों को देखकर आप खेती करोगे। नए किसान भाई क्या करते हैं, अपने एरिया में बाजू वाला जो किसान है, पड़ोसी किसान जो खेती कर रहा है, वही खेती मैं कर रहा हूँ। टमाटर लगा रहा है एक किसान, तो चलो उसको देख के मैं भी टमाटर लगा देता हूँ। एक किसान ने फूल गोभी लगाई है, 1 एकड़ में लगाई है, तो मैं कहाँ उससे कम हूँ, मैं 2 एकड़ में फूल गोभी लगा रहा हूँ। बाकी के किसान, अपने एरिया में ज़्यादातर किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो चलो मैं भी टमाटर की खेती कर लेता हूँ। और इसका नतीजा जो है ना, वो ये निकलता है कि मंडी भाव है ना, वो आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। आपके एरिया में जो सब्जी फसल ऑलरेडी किसान भाई कर रहे हैं, जिसकी बुआई ऑलरेडी ज़्यादा हो रही है आपके एरिया में, उस फसल के मंडी भाव है ना, वो आपको एवरेज मंडी भाव मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। ज़्यादा की उम्मीद आप मत रखना। कभी कभार कुछ सब्जियों में ऐसा हो जाता है ना, 100-150 रुपये के मंडी भाव चले जाते हैं, तो आपको उसके मंडी भाव 30-40 रुपये ही मिलेंगे। बाकी किसान भाइयों को, जो और क्षेत्र के किसान भाई हैं, उनको मिल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस फसल की जो खेती है वो आपके एरिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और लोकल मंडियों में माल कहाँ से आएगा, लोकल किसानों का ही आएगा। तो ऑलरेडी मंडियों में अगर माल ज़्यादा रहेगा उस फसल का, तो मंडी भाव डाउन मिलेंगे आपको। तो जब तक आप देखा देखी करके, बाकी किसान भाइयों को देखकर और उनकी देखा देखी करके सब्जियों का चुनाव करोगे, तब तक सब्जियों की फसलों से कोई ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले पाओगे। चुनाव आपको सोच समझ के करना है, और सारा खेल ये मंडी भाव का है। उत्पादन भले थोड़ा कम रह जाए, काम चल जाता है, लेकिन मंडी भाव अगर ज़बरदस्त मिल जाते हैं, शानदार मंडी भाव मिल जाते हैं, तो जहां पर 100 क्विंटल उत्पादन निकल रहा है, वहां पर 70-80 क्विंटल उत्पादन भी निकला, और मंडी भाव 50 रुपये से ऊपर निकल आए, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये सारा जो खेल है ना, ये मंडी भाव का है। और मंडी भाव जो है ना, वो आपके क्षेत्र में बोई जाने वाली सब्जियों पे डिपेंड करते हैं कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल लगाई जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल बताने जा रहा हूं जिसकी खेती अमूमन किसान भाई काफ़ी कम करते हैं। मतलब आप चाहे किसी भी एरिया से हैं, उस फसल की खेती काफ़ी कम की जाती है, और मंडियों में इसकी जो आवक है वो सीमित मात्रा में होती है या फिर ना के बराबर होती है। और इस फसल का लगाने का जो खर्चा है ना, वो काफ़ी कम है। मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे इस फसल से, आपको उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और इसकी जो डिमांड है मंडियों में, वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। इस फसल के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आपको अपने क्षेत्र में किस तरह से सब्जियों की फसलों का चुनाव करना है, कौन सी फसलों का सिलेक्शन करना है, तब जाकर आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस फसल के बारे में, उसकी जो वैरायटियां हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो इस फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जब भी आप कोई सब्जी फसल का चुनाव करें, भले ही आप चाहे किसी भी सीजन में करें, तो हमेशा ऐसी फसल का चुनाव करने की कोशिश करें जिसकी खेती आपके क्षेत्र में या आपके एरिया में काफ़ी कम हो रही हो, बाकी किसान भाई उस खेती को ना कर रहे हो या फिर बिल्कुल कम कर रहे हो, लेकिन उसका उत्पादन जो है ना, वो आपके एरिया में निकलना चाहिए। यानी कि उस फसल का क्लाइमेट कंडीशन आपके एरिया के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी सब्जी फसल उठा लाएं जिसकी खेती करना आपके एरिया में संभव नहीं हो। ऐसी फसल का तो चुनाव आपको नहीं करना है। फिर भी काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आपके एरिया में काफ़ी आसानी से की जा सकती है, काफ़ी अच्छा उसका उत्पादन लिया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको किसान भाई वास्तव में हल्के में ले लेते हैं कि यार इसकी खेती कोई किसान नहीं कर रहा है, मैं इसकी खेती क्या ही करूंगा। तो भाई, अगर कोई किसान भाई उसकी खेती नहीं कर रहा है और आप उसकी खेती करोगे, तभी तो आपको उसके सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। और अगर ऐसी फसलों का आप चुनाव करोगे, तो मंडी में बेचने वाले आप गिने चुने किसान होंगे उस फसल को बेचने वाले, और नतीजा मंडी भाव आपको काफी शानदार मिलेंगे। भले ही बाकी सारी सब्जियां भाव के मामले में काफी डाउन आ जाए, लेकिन आपकी फसल अच्छे दामों में ही जाएगी, क्योंकि आवक उस फसल की काफी कम है। और ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, कोई ना कोई, मतलब एक नहीं 4-5 सब्जियां ऐसी होंगी हर एरिया में जिनकी खेती आपके एरिया में काफी कम है, और जो व्यापारी हैं उस फसल को अलग से या दूसरी मंडियों से मंगवाते हैं। तो अगर आप उस फसल को
अपने एरिया में लगा लोगे तो उसके मंडी भाव वास्तव में आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं भी आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बताने वाला हूं जिसकी खेती भी किसान भाई बिल्कुल कम करते हैं या काफी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं, मतलब ना के बराबर इसकी मंडियों में आवक होती है। और मैं बात कर रहा हूं देसी टिंडे की खेती के बारे में। देसी टिंडे की खेती भले ही आप चाहे किसी भी मंडी से हैं, गिनी चुनी मंडियों को छोड़कर बाकी मंडियों में इसकी जो आवक होती है ना वो ना के बराबर होती है और इसके मंडी भाव सभी मंडियों में काफी अच्छे खासे देखे जाते हैं। और ये जो सीजन है ये देसी टिंडे के लगाने का एकदम सही सीजन है। इसकी खेती आप मई में भी कर सकते हैं, जून माह में भी इसकी खेती कर सकते हैं और जुलाई माह में भी आप इसको लगा सकते हैं। जुलाई माह में अगर आप इसको लगाते हैं तब भी ये आपको काफी जोरदार उत्पादन और काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगा। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के प्रति यह फसल काफी सहनशील है। दोनों ही कंडीशन में ये आसानी से ग्रो हो जाएगी और आसानी से जोरदार आपको उत्पादन दे जाएगी। मिनिमम 40, 50, 60 रुपए के मंडी भाव आप इसके लेके चल सकते हैं। इतने मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाते हैं। रोग बीमारियां काफी कम इसमें देखी जाती हैं। शुरुआत में आप 1 या 2 स्प्रे रस चूसने वाले कीटों के लिए कर दीजिए। उसके बाद में फ्रूटिंग स्टेज में 10 दिन के अंतराल से फ्रूट फ्लाई के लिए आप इंसेक्टिसाइड का 2-3 स्प्रे निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। या फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। बाकी और कोई ज्यादा बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। ज्यादा बारिश की वजह से जड़ गलन जैसी समस्याएं भी इसमें ज्यादा नहीं देखी जाती हैं। मैंने बता दिया कि हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर के प्रति यह फसल काफी जो है वो सहनशील है। इस वजह से इसमें जड़ गलन या फिर पाफून जनित रोगों का प्रकोप भी इसमें काफी कम देखा जाता है। लेकिन लगाने का जो तरीका है वो अगर आपका सही होगा और सही वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो यह फसल एक सीजन में आपको मालामाल करके जा सकती है। और दोस्तों ज्यादातर सब्जियों में हम क्या देखते हैं, अगर किसी भी सब्जी फसल को हम बहुत ज्यादा अगेती लगाते हैं या फिर बहुत ज्यादा पछेती लगाते हैं तो उसके मंडी भाव हमें काफी शानदार मिल जाते हैं। लेकिन ये मंडी भाव थोड़े दिनों के लिए ही मिलते हैं। बाद में धीरे धीरे जब उस फसल की मंडियों में आवक बढ़ती है मंडी भाव धीरे धीरे डाउन आने लगते हैं। लेकिन देसी टिंडे में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जुलाई माह में आप इसको लगा रहे हैं, 55 से मैक्सिमम 60 दिन मानिए आप, 55 से 60 दिन में यह आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। और जब से आपको उत्पादन देगी और जब तक आपको यह उत्पादन देगी तब तक अच्छे मंडी भाव ही आपको मिलेंगे। शुरुआत में अगर 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव मिल रहे हैं तो जब तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी तब तक आपको इसके अच्छे खासे मंडी भाव ही मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसकी जो खेती होती है वो काफ़ी सीमित किसान करते हैं, सीमित मात्रा में इसकी खेती होती है। इसलिए मंडियों में इसकी आवक काफ़ी कम होने की वजह से इसके भाव जो हैं वो रेगुलर अच्छे बने रहते हैं। इस वजह से मंडी भाव तो आपको इसके मिल ही जाते हैं, उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार आपको मिल जाता है और लगाने का खर्चा बाकी सब्जियों से इसका भी काफ़ी कम है। खाद उर्वरकों में इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें देखिए प्लास्टिक मल्च का खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती की जा सकती है और अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। बस क्यारियां बनाकर आपको इसकी खेती नहीं करनी है। जल भराव जैसी समस्या होंगी, लताएं इसकी क्योंकि आपको ऊपर तो चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक चीज और बता दूं, बेल वाली सब्जियों को आपको इस सीजन में अगर आप लगाते हैं, बरसात के सीजन में आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, मतलब मंडप बनाना पड़ेगा और बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, वरना बेलों में और फलों में पाफून जनित रोगों का प्रकोप हो जाता है, फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है, बेलों में सड़न और गलन जैसी समस्याएं आ जाती है। लेकिन देसी टिंडे के बेलों को आप नीचे रख सकते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मैं जो बता दूंगा, आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको लगाना है। उतना डिस्टेंस अगर आप मेंटेन रखेंगे तो किसी भी तरह की रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जमीन पर ही आप इसकी खेती कर सकते हैं, सिर्फ क्यारियां बनाकर आप इसकी खेती ना करें, क्योंकि बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको इसकी खेती करनी है। बस प्लास्टिक मल्च का खर्चा इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। रोग बीमारियां और जो फर्टिगेशन के खर्चे सब्जियों में सबसे ज्यादा होते हैं वो भी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। दोस्तों इसकी खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खाद उर्वरक, और वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद उर्वरक, रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालने हैं, लेकिन जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालेंगे उतना ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी जो फसल है वो भी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कितना करना है, 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद पहली जुताई से पहले आपको डाल देनी है। ये खाद आपको डालनी है और इतनी मात्रा में ही डालनी है और सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है।
ये डालने के बाद में 2 कल्टीवेशन आप कर दीजिए। एक तो आप रोटावेटर से कर दीजिए ताकि खाद जो आपने डाली है, गोबर की खाद डाली है, वो अच्छे से जमीन में मिक्स हो जाए और मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाए। मिट्टी आपकी जितनी भुरभुरी होगी उत्पादन आपका उतना ही अच्छा निकल के आएगा और बीजों का जमाव भी इतना अच्छा होगा और प्लांट आपके हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। व्हाइट रूट्स बनेंगी, जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा। इसके चलते उत्पादन आपका काफी शानदार निकलेगा। तो देखिए, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर निकाल दें, उसके बाद में एक कल्टीवेटर निकाल दीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में क्या लेना है, सिर्फ 40 केजी डीएपी आप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए, 25 केजी यूरिया खाद आप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए और 25 केजी ही म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक डाल के और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको इसके लिए बेड बनाने हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में ये प्लांट काफी हैवी हो जाते हैं और फैलाव भी इनका जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो डिस्टेंस अगर आप बराबर मेंटेन रखेंगे तो हवा और प्रकाश पास होने की वजह से रोग बीमारियां आपको काफी कम देखने को मिलेंगी और फल फूल भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बेड की ऊंचाई करीब 1 फीट रखें और चौड़ाई 3 फीट तक रख सकते हैं। चौड़ाई आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई कम से कम 1 फीट होनी चाहिए ताकि ज्यादा बारिश वगैरह हो तो जल भराव की वजह से प्लांट तक पानी ना जाए, प्लांट की जड़ों तक ज्यादा देर तक पानी जमा ना रहे। इसकी वजह से फसलों में रोग बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में सीड शोविंग की बात की जाए तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। 1-1 फीट पे भी लगा सकते हैं और 1.5 फीट की दूरी पे भी आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देसी टिंडे की सबसे बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में, जिनसे मिलेगा आपको सबसे बेस्ट उत्पादन और सबसे अच्छी फल की क्वालिटी। नंबर 1 पर है क्लाउज कंपनी की ऑर्बिट वैरायटी। देसी टिंडे की हाइब्रिड वैरायटी है ये। देसी टिंडे की ये सबसे अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। इसके बाद में वीएनआर की हाइब्रिड टिंडा के नाम से ये वैरायटी आएगी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में रिजवान कंपनी की एक कंचन वैरायटी आती है देसी टिंडे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और एक कैलाश कंपनी की चित्रा वैरायटी आती है देसी टिंडे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप इस समय पे कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कंपनी की भटिंडा वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी देसी टिंडे की काफी शानदार वैरायटी है। माहिको कंपनी की माही टिंडा के नाम से एक वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इनकी खेती से अच्छा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब आप इनके जो बीज है वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हर प्लेटफॉर्म पे देसी टिंडे की जो वैरायटियां हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या फिर आप अपने नज़दीकी बीज भंडार पे भी पता कर सकते हैं, उनके पास भी ये बीज उपलब्ध हो जाता है। बाकी किसान भाई बीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं। अगर आपको अपने एरिया में बीज भंडार पे नहीं मिलता है, सीड स्टोर पे नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन परचेज कर लिया करें। ऑनलाइन हर एक फसल का बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, देसी टिंडे की खेती आप इस समय पे करके काफ़ी जोरदार उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और उत्तर भारत में देसी टिंडे की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, मतलब कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये आपका जो है उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इसकी खेती जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। उसके बाद में बिहार और आंध्र प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है, मतलब कि देश के उत्तरी हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। बाकी आप कौन से एरिया में हैं और आपके एरिया में इसकी खेती होती है या नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस फसल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, इस फसल को आप इस समय पर लगा के जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।